हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के 2021 के पेपर को सॉल्व करेंगे। ये पार्ट फर्स्ट है। इसमें हम शुरू के 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बाकी के 20 क्वेश्चन को अगले पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है एफ इजक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2xz के कैप, देन डाइवर्जेंस ऑफ एफ विल बी। तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ हो जाएगा डेल डॉट एफ, यानी आई कैप डेल अपान डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपान डेल वाई प्लस के कैप डेल अपान डेल जेड डॉट एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2xz के कैप। ये हमारा हो जाएगा डेल अपान डेल एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस डेल अपान डेल वाई 2 प्लस डेल अपान डेल जेड 2xz। तो हमारा यहाँ मिल जाएगा 2x प्लस 0 प्लस 2x, यानी 4x। यानी इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है इफ फाई इज ए स्केलर फंक्शन, देन ग्रेड ऑफ फाई विल बी। हम जानते हैं कि जो ग्रेडियंट ऑपरेटर होता है एक वेक्टर ऑपरेटर होता है, और जब यहाँ किसी स्केलर फंक्शन फाई पे ऑपरेट होगा तो जो हमारा फंक्शन मिलेगा वो वेक्टर फंक्शन होगा, यानी ग्रेडियंट ऑफ फाई विल बी वेक्टर क्वांटिटी। यानी इसमें हमारा ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है इफ क्लोज इंटीग्रल ए डॉट dl इज इक्वल टू 0, देन हम जानते हैं कि बाय स्टोक्स थ्योरम क्लोज इंटीग्रल ए डॉट dl को हम लिख सकते हैं सरफेस इंटीग्रल कर्ल ऑफ ए डॉट ds। क्योंकि हम जानते हैं कि जो स्टोक्स थ्योरम होता है वह लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है। यानी कि हमारा हो जाएगा डबल इंटीग्रल कर्ल ऑफ ए डॉट ds इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज कर्ल ऑफ ए इज इक्वल टू 0। यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही है। और हम जानते हैं कि किसी भी कर्ल का डाइवर्जेंस ऑलवेज 0 होता है, यानी डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए इज इक्वल टू 0 ऑलवेज। यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए इज इक्वल टू 0। यानी इसमें हमारा ऑप्शन सी भी सही होगा। और कर्ल ऑफ ए 0 है तो इसका हम अगेन कर्ल ले लेंगे, तो कर्ल ऑफ ए इज इक्वल टू कर्ल ऑफ 0, यानी कर्ल ऑफ ए इज इक्वल टू 0। यानी इसमें ऑप्शन डी भी सही है। यानी इस क्वेश्चन में हमारे ऑप्शन ए सी और डी तीनों सही होंगे। अगला क्वेश्चन है इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। पहला ऑप्शन है ऑल ऑल कोऑर्डिनेट्स आर प्लेन्स। दूसरा ऑप्शन है कि ऑल कोऑर्डिनेट सरफेसेस आर सिलेंड्रिकल। तीसरा ऑप्शन है ओनली वन कोऑर्डिनेट सरफेस इज प्लेन। चौथा ऑप्शन है ओनली टू कोऑर्डिनेट सरफेस आर प्लेन्स। हम जानते हैं कि सिलेंडर कोऑर्डिनेट में तीन कोऑर्डिनेट होते हैं,
एक रो, थीटा एंड जेड। इसमें जो दो कोऑर्डिनेट है वो डिस्टेंस है, रो और जेड। ये क्या है? डिस्टेंस। और थीटा हमारा यह है एंगल। और किसी भी कोऑर्डिनेट में, और कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसमें जितने कोऑर्डिनेट होते हैं डिस्टेंस के, उतने ही उतने ही प्लेन सरफेस होते हैं। इसमें दो कोऑर्डिनेट है डिस्टेंस के, रो एंड जेड, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। ओनली टू कोऑर्डिनेट सरफेसेस आर प्लेन्स। अगला क्वेश्चन है, इन स्फेरिकल सिस्टम ग्रेड ऑफ आर क्रॉस ग्रेड ऑफ थीटा क्या होगा? हम जानते हैं कि स्फेरिकल सिस्टम में जो ग्रेडियंट ऑपरेटर होता है डिफाइन होता है आर कैप डेल अपान डेल आर प्लस थीटा कैप 1/r डेल अपान डेल थीटा प्लस फाई कैप 1/r साइन थीटा डेल अपान डेल फाई। नाउ ग्रेड ऑफ आर हो जाएगा, ये होगा ग्रेड। तो आर कैप डेल अपान डेल आर प्लस थीटा कैप डेल अपान डेल थीटा नीचे आर प्लस फाई कैप 1/r साइन थीटा डेल अपान डेल फाई ऑपरेटिंग ऑन आर। तो हमारा यहाँ मिल जाएगा आर कैप डेल अपान डेल आर ऑपरेट होगा आर पे तो 1 मिल जाएगा। ऐसे ही डेल अपान डेल थीटा और डेल अपान डेल फाई ऑपरेट होंगे तो 0 मिलेगा, यानी फाई मिल जाएगा आर कैप। ऐसे ही ग्रेडियंट ऑफ थीटा विल बी आर कैप डेल अपान डेल आर प्लस थीटा कैप 1/r डेल अपान डेल थीटा प्लस फाई कैप 1/r साइन थीटा डेल अपान डेल फाई ऑपरेटिंग ऑन थीटा। तो यहाँ भी वही होगा, जब डेल अपान डेल आर और डेल अपान डेल फाई ऑपरेट करेगा 0 मिलेगा, और डेल अपान डेल थीटा ऑपरेट करेगा 1 मिलेगा, यानी 1/r इंटू 1। तो मिल जाएगा हमारा यहाँ पे थीटा कैप रहेगा, थीटा कैप बाई आर। नाउ ग्रेड ऑफ आर क्रॉस ग्रेड ऑफ थीटा इज इक्वल टू आर कैप क्रॉस थीटा कैप बाई आर, यानी 1/r आर कैप क्रॉस थीटा कैप। हम जानते हैं कि तीन होते हैं आर, थीटा एंड फाई, और इनका मल्टीप्लिकेशन साइक्लिक ऑर्डर में होता है। तो आर क्रॉस थीटा कैप हो जाएगा हमारा फाई कैप, यानी फाई कैप बाई आर, यानी कि इसमें हमारा ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, फिजिकल क्वांटिटीज आर वेक्टर, स्केलर, टेंसर, ऑल ऑफ दीज। हम जानते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वह स्केलर भी होती हैं, वेक्टर भी होती हैं, एज वेल एज टेंसर भी होते हैं। जैसे स्केलर में मास हो गया, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है। वेक्टर में हमारा वेलोसिटी हो गया, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है। और टेंसर में हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। यानी कि इसमें ऑप्शन डी सही होगा, ऑल ऑफ दीज क्वांटिटीज आर
फिजिकल क्वांटिटीज। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ इनवेरिएंट टेंसर। हम जानते हैं कि इनवेरिएंट टेंसर वो टेंसर होता है जो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन पर भी नहीं बदलता है, यानी कि स्केलर क्वांटिटीज आर नोन एज इनवेरिएंट टेंसर, और स्केलर क्वांटिटीज का जो रैंक होता है वह जीरो होता है, यानी कि इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर एंड स्यूडो वेक्टर गिव्स। लेट कोई वेक्टर है ए और एक स्यूडो वेक्टर है जिसका नाम है बी, और हमें निकालना क्या है, ए क्रॉस बी। हम जानते हैं कि जब इन्वर्जन ऑपरेटर लगाया जाएगा तो वेक्टर का इन्वर्जन लगाने पे उसका निगेटिव मिलता है, जबकि सूडो वेक्टर में ऐसा नहीं होता है। तो इसमें पी ऑफ बी हो जाएगा बी, जबकि पी ऑफ ए होगा माइनस ए। नाउ हम पी ऑपरेट कराते हैं जो इन्वर्जन ऑपरेटर है ए क्रॉस बी पे, तो हमारा आ जाएगा पी ऑफ ए क्रॉस पी ऑफ बी। पी ऑफ ए क्या है हमारा, माइनस ए हो जाएगा क्रॉस, और पी ऑफ बी का हो जाएगा बी, यानी माइनस का ए क्रॉस बी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इन्वर्जन ऑपरेटर ए क्रॉस बी पे लगाने पर आगे माइनस आ रहा है, यानी कि यह एक वेक्टर होगा, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है इफ ए इज नॉन जीरो वेक्टर, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं होगा, मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए क्या होगा। हम जानते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इज जीरो ऑलवेज, ये हमेशा फॉलो होता है, यानी कि इसमें हमारा ऑप्शन बी सही होगा, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए इक्वल टू जीरो। अगला क्वेश्चन है डेल ऑपरेटिंग ऑन वन अपॉन आर। हम जानते हैं इसके कोऑर्डिनेट में डेल होता है आर कैप डेल अपॉन डेल आर प्लस थीटा कैप वन अपॉन आर डेल अपॉन डेल थीटा प्लस फाई कैप वन अपॉन आर साइन थीटा डेल अपॉन डेल फाई। तो इसको ऑपरेट करते हैं, वन अपॉन आर इक्वल टू आर कैप डेल अपॉन डेल आर प्लस थीटा कैप डेल अपॉन डेल थीटा प्लस फाई कैप, नीचे आ रहेगा यहाँ पे वन अपॉन आर साइन थीटा डेल अपॉन डेल फाई ऑपरेटिंग वन अपॉन आर। यहाँ भी जब डेल अपॉन डेल थीटा और डेल अपॉन डेल फाई आर पे ऑपरेट होंगे तो जीरो मिलेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आर कैप डेल अपॉन डेल आर वन अपॉन आर, यानी आर कैप यहाँ हो जाएगा माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, आगे माइनस रहेगा। और हम जानते हैं कि आर कैप होता है वेक्टर आर अपॉन आर, तो यहाँ इसको रख देते हैं, तो माइनस का आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर बराबर हो जाएगा माइनस का आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। तो इसमें देखते हैं कि हमारा कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, करेक्ट ऑप्शन होगा माइनस आर अपॉन आर क्यूब, तो जो कि सही आंसर दिया नहीं है, तो इसमें हम पहला ऑप्शन मार सकते हैं क्योंकि यहाँ इसके क्लोज दिख रहा है, और ये चूंकि क्वेश्चन ही गलत है तो यह बोनस जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर, ऑप्शन है ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडिनल बोथ और स्टेशनरी। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो वाइब्रेशन होता है वह डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के
परपेंडिकुलर होता है, यानी कि यह ट्रांसवर्स नेचर का होता है, और इसमें लॉन्गिट्यूडनल का कोई कंपोनेंट नहीं होता है, यानी इसमें हमारा ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, डैम्पिंग फोर्स ऑन ए स्प्रिंग मास सिस्टम इज proportional टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी। ऑप्शन है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन और वेलोसिटी का स्क्वायर। हम जानते हैं कि जो डैम्पिंग फोर्स एफ डैम्पिंग होता है माइनस बी इंटू वी होता है, यानी कि यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि जो डैम्पिंग फोर्स है वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है, विथ डायरेक्शन निगेटिव, यानी इसमें हमारा ऑप्शन ए सही होगा, वेलोसिटी। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम केप्लर्स लॉ ऑफ ऑर्बिट वी कैन say that the sun is located पहला at the center, at the one of focus of planet's orbit, at a point of the orbit, ऑप्शन डी है anywhere along the semi minor axis। हम जानते हैं कि केपलर आय कहता है कि ये सन है और अर्थ इसके चारों ओर इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाती है। चूंकि ऑर्बिट जो है इलिप्टिकल है तो इसमें दो फोकस होंगे, S1 और S2। सन इनमें से किसी एक फोकस पे होता है, यानी कि इसमें हमारा जो ऑप्शन बी वो सही दिख रहा है कि एट वन ऑफ द फोकस ऑफ द प्लेनेट ऑर्बिट। यहाँ केपर्स का फर्स्ट लॉ है, इसको लॉ ऑफ ऑर्बिट भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एन इनर्शियल फ्रेम इज, ऑप्शन ए एक्सेलरेटेड, डी एक्सेलरेटेड, मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी और एट रेस्ट, डज नॉट फॉलो न्यूटन लॉ। हम जानते हैं कि इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम होते हैं जिनमें एक्सेलरेशन जीरो होता है, यानी कि डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी इसमें हमारा ऑप्शन सी सही होगा, मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगला क्वेश्चन है, व्हेन टॉर्क एक्टिंग ऑन ए सिस्टम इज जीरो देन व्हाट इज कंजर्व, एंड टॉर्क इज इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल टू जीरो, दिस मीन्स रियल इज कांस्टेंट, यानी कि एंगुलर मोमेंटम। जब फोर्स जीरो होता है तो लिनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, और जब टॉर्क जीरो होता है तब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। अगला क्वेश्चन है, द ऑस्किलेटिंग बॉडी एक्ट्स एज कंपाउंड पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज गिवन बाय। हम जानते हैं कि जो कंपाउंड का टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट आई अपान एम जी एल होता है। यहाँ पे हमारा आई क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा आई सी एम प्लस एम एल स्क्वायर। इसको हम कैसे लिखे हैं, लॉ ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। आई इक्वल टू आई सी एम क्या हो जाएगा, एम के स्क्वायर वेयर के इज रेडियस ऑफ गाइरेशन प्लस एम एल स्क्वायर। तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एम के स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर अपान जी, यानी कि हो जाएगा 2 पाई जी एल एम, एम से एम कट जाएगा तो 2 पाई अंडर रूट के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपान जी एल, यानी हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट जी के स्क्वायर अपान एल प्लस एल, यानी कि इसमें हमारा ऑप्शन ए सही दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर एल होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, इफ मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी देन एंगल बिटवीन ए एंड बी विल बी। हम जानते हैं कि कोई वेक्टर मान लीजिए ए है बी है और दोनों 90 डिग्री पे होंगे तभी ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर होंगे, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें ऑप्शन डी सही होगा।
अगला क्वेश्चन है द रिजल्टेंट पाथ ऑफ ए पार्टिकल एक्टेड अपॉन बाय टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड डिफरेंट एम्पलीट्यूड लेट से y1 एंड y2। दोनों का एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, मान लो इसका ए है इसका बी है, तो मान लो ए कॉस ओमेगा टी और ये हो जाएगा बी कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, क्योंकि दोनों के बीच का फेज डिफरेंस पाई है। तो y1 अपान ए हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, y2 अपान बी हो जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। हम जानते हैं कि कॉस 90 प्लस थीटा होता है माइनस का साइन थीटा, यानी यहाँ हो जाएगा माइनस का साइन ओमेगा टी। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा y1 स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1, यानी कि y1 स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, विच इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स, यानी कि हमारा इसमें ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ ए वेव इन ए मीडियम इज 960 मीटर पर सेकेंड एंड 3600 waves are passing through a point in 1 minute, means in 1 minute यानी 60 सेकेंड 3600 वेव्स, तो एक सेकंड में कितने हो जाएंगे, एक सेकंड में हो जाएंगे हमारे 3600 डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल टू 60। दिस विल बी द फ्रीक्वेंसी, यानी एक सेकंड में कितने वेव्स होते हैं, यानी 60 हर्ट्स, एफ इज इक्वल टू 60 हर्ट्स। हम जानते हैं v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, दिस इम्प्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू v अपॉन एफ एंड 960 डिवाइडेड बाई 60 विच इक्वल टू 16 मीटर। इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द रिलेशन बिटवीन क्वालिटी फैक्टर एंड रिलैक्सेशन टाइम टाउ ऑफ एन ऑसिलेटर इज। हम जानते हैं कि क्वालिटी फैक्टर होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी इंटू रिलैक्सेशन टाइम, यानी Q इज इक्वल टू ओमेगा टाउ, यानी कि इसमें हमारा ऑप्शन डी सही होगा। आगे के 20 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे अगले पार्ट में।